लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के मानसून वाले लेक्चर को पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो इसमें हम लोग मानसून इसको समझेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो मानसून को समझने के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पर हमें जाननी हैं, वो पहले हम लोग जान लेते हैं, फिर हम लोग इसके प्रॉपर बनाएंगे। तो इसमें दो तीन चीज़ें आपको मैं पहले बताना चाहूँगा बेसिक। जैसे अगर हम लोग अपने भारत की बात करें तो भारतीय मानसून को यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा जो भारत है, ये इक्वेटर के नॉर्थ में है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया होता है। तो इसके मिड से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। तो 0 से 23.5 का जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन हिंदी में इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। और 23.5 से ऊपर की अगर हम बात करें तो ये होते हैं सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? उपोष्ण कटिबंध। तो भारत में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसका आधा हिस्सा साउथ वाला, ये जो प्रायद्वीपीय भाग है, पेनिनसुलर इंडिया। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको पेनिनसुलर इंडिया के बारे में आपको बताया था। इंडियन फिजिकल रीजन, ठीक है, भारतीय भौतिक प्रदेश, उसमें हमने आपको ये प्रायद्वीपीय भाग के बारे में भी बताया था। तो ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भाग है पेनिनसुलर, प्रायद्वीपीय भाग, ये प्रायद्वीपीय भाग किसमें पड़ता है? ट्रॉपिकल जोन में, उष्ण कटिबंध में। और इसके बाद हमारा प्रायद्वीपीय भाग के ऊपर जो आधा पोर्शन है वो पड़ता है सब ट्रॉपिकल में। तो इंडिया ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है, लैटिट्यूड के आधार पर इसको हम लोग देखें। और दूसरी बात, यहाँ पर मानसून आता है। तो इसलिए भारत का जलवायु कैसा हुआ? भारत का जलवायु हुआ उष्ण कटिबंधी, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु। कैसा हुआ? उष्ण और उपोष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु। तो ये इसका सही आंसर होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की जलवायु कैसी है, तो इसमें दो ऑप्शन रहेंगे। एक मानसूनी जलवायु पहले ऑप्शन दे देगा, और दूसरा ऑप्शन कहीं पर दिया होगा उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो सही आंसर ये होगा। ओके, तो जनरली हम लोग पढ़ते रहते हैं कि भारत का जलवायु मानसूनी है। गलत नहीं है, सही है, बट ज़्यादा सही ये होगा। तो अगर ये ऑप्शन हो तो फिर आप यही आंसर चुनोगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया भारत में जलवायु कैसा है, ठीक है। तो लेक्चर चूँकि हम लोग मानसून पे आज करेंगे तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पर आपको समझाते हैं। देखिए, अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है और 23.5 डिग्री एंगल बनाती है, अपने एक्सिस पर इसका झुकाव है। तो पृथ्वी की जो ऑर्बिट है सन के आसपास, वो
एलिप्टिकल शेप में है और पृथ्वी जब सन का चक्कर लगाती है तो सन कभी इसके नॉर्थ में कर्क रेखा पर लंबवत चमकने लगता है, तो कभी साउथ में ये मकर रेखा पर लंबवत चमकने लगता है 3.5। अब ये जो कर्क रेखा पर जब लंबवत चमकता है वो होता है 21 जून। कौन सा डेट? लगभग 21 जून है ना, एक टेंटेटिव डेट है। हालांकि आज की स्थिति में ये थोड़ा सा चेंजेस भी हो रहा है डेट को लेकर, क्योंकि समय के साथ जलवायु में कुछ बदलाव होते हैं। तो लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 21 जून ही, बुक्स में भी 21 जून ही लिखा है, ठीक है। तो सन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और जब 22 दिसंबर होगा तो सन दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत आ जाता है, ठीक है। तो जब सन नॉर्थ में कर्क रेखा पर लंबवत आता है, इसका मतलब है कि ये इंडिया के मिड में चमक रहा होता है लंबवत। तो फिर भारत में गर्मी का मौसम आ जाता है, गर्मी, ठीक है, यानी चरम गर्म होगा इस समय जून में। और आप देख भी रहे हैं जून का महीना इस समय चल रहा है, ठीक है। तो इससे होता क्या है, जो हमारी प्रेशर बेल्ट होती है, हमारे ग्लोब पर कुछ प्रेशर बेल्ट होती है, उस प्रेशर बेल्ट को पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं जल्दी से। कि मानसिक समझने में वो बहुत ज़रूरी है। ये जैसे अब ये इक्वेटर है, इसके आसपास ये वाला क्षेत्र, ये हो गया 10 डिग्री 10 डिग्री। इसके बाद यहाँ पर और लेते हैं ये हो गया 30 डिग्री से 35 डिग्री। साउथ में भी बड़ा काम का है, क्योंकि इसको आपने समझ लिया तो मानसून बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। इसके बाद साउथ में ये 60 डिग्री से 65 डिग्री डेल्टा। साउथ में भी 60 डिग्री टू 65। और फिर यहाँ पर 90 और नॉर्थ में भी ये 90। ये है प्रेशर बेल्ट, इनको बोला जाता है प्रेशर बेल्ट। तो ये इक्वेटर के आसपास है, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। क्या बोला जाता है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। और ये 90 डिग्री पोल होता है, तो पोल के आसपास इसको बोलते हैं पोलर। और यहाँ प्रेशर हाई होता है, क्या होता है ये आपको बता रहे हैं, हाई प्रेशर बेल्ट। हालांकि ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, आप लोग देख भी सकते हैं। तो साउथ में भी ये साउथ पोल वाला हो गया, तो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट साउथ में भी होगी। ये जो है 30-35 तक, इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल।
क्योंकि अभी भी हमने आपको समझाया कि ट्रॉपिकल कहाँ तक होता है, 23.5 तक, और 23.5 के ऊपर क्या हो जाएगा, सब ट्रॉपिकल। तो 30-35 23.5 से ऊपर है तो इसको क्या बोलोगे, सब ट्रॉपिकल। और यहाँ प्रेशर हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो साउथ में भी वही नेम होता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, हाई प्रेशर क्यों होता है अभी हम लोग बात कर लेंगे इस पर। इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। क्या बोला जाता है, हॉर्स लैटिट्यूड। 30-35 को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में क्या बोला जाता है, हॉर्स लैटिट्यूड। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हॉर्स लैटिट्यूड। और ये जो होता है ना 60 to 65 डिग्री, ये वाली बेल्ट होती है क्योंकि ये पोल है, 90 डिग्री पोल से थोड़ा हटकर है, इसलिए इसको बोलते हैं सब पोलर रीजन। तो ये होगी सब पोलर, और ये होता है लो प्रेशर। तो साउथ में भी वही नेम होगा इसका। साउथ में भी वही नेम होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ लो प्रेशर क्यों है। देखो, टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, उल्टा संबंध होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर प्रेशर कम होगा। तो इक्वेटर के आसपास टेम्परेचर ज़्यादा होता है क्योंकि सन परपेंडिकुलर रहता है ज़्यादा समय तक, तो इसलिए प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए प्रेशर यहाँ पर होगा लो। ठीक है, और पोल के आसपास ठंडा रहता है, टेम्परेचर कम रहता है, इसलिए प्रेशर वहाँ ज़्यादा होता है, इसलिए वो हाई प्रेशर बेल्ट बनती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ याद कर लो, अगर यहाँ लो है तो बगल में कभी लो नहीं होगा, हाई होगा, और अगर यहाँ हाई है तो बगल में लो होगा, ऑल्टरनेट होता है, तो लो हाई, इस तरीके से चलता है। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पर यहाँ से एक विंड चलती है। विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है, ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बिठा लो। विंड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके, तो ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है 30 to 35 वाली, और लो प्रेशर है इधर 0 से 10 के बीच में। इधर से एक विंड चलेगी ऐसे, ये विंड चलेगी, फेरल का लॉ लगता है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड अपने राइट को टर्न हो जाती है। फेरल का लॉ यहाँ पर लगा दिया गया, इसलिए सीधी नहीं दिखाई। और साउथ में ये ऐसे चलेगी, इस तरीके से ऐसे चलेगा। ये तो ये जो विंड है यहाँ पर जो हमने ग्रीन कलर की बनाई हुई है, इनको कहते हैं ट्रेड विंड। क्या बोला जाता है, ट्रेड विंड। तो ये जो ट्रेड विंड्स हैं व्यापारिक मामले, इन्हीं का रोल होगा इंडियन मानसून में। ट्रेड विंड्स ये है। तो ट्रेड विंड्स कौन होती हैं, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती हैं इन बोथ द हेमिस्फीयर, दोनों गोलार्धों में। ओके, तो ये वाली जो साउथ वाली है इनको कहते हैं साउथ की ट्रेड, और ये जो नॉर्थ वाली है उसको कहते हैं नॉर्थ की ट्रेड। तो जो भारत में हम लोग मानसून पढ़ेंगे अभी, तो मानसून जब भारत में आता है, जो इस समय टाइम चल भी रहा है, एक संयोग है कि मानसून का समय चल रहा है और हम लोग मानसून पढ़ेंगे। ठीक है, बड़ा पक्की टाइम की मैचिंग है यहाँ पर। तो जो हमारा इंडिया में मानसून आता है, तो मानसून पवनें कौन सी पवनें होती हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये जो साउथ की ट्रेड होती है, ये वाली, यही इक्वेटर को क्रॉस करके जब इंडिया में पहुंचती हैं, तो फेरल का लॉ लगता है और ये यहाँ पर राइट टर्न हो जाती है। अभी हम लोग मैप में पढ़ेंगे इस चीज़ को।
तो यही इंडिया में मानसूनी पवनों का रूप ले लेती है। तो फिर मानसूनी पवनें कौन है? तो जो साउथ की ट्रेड है वो जब उत्तर में पहुंचती है तो मानसूनी पवनों का रूप ले लेती है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब मुद्दा ये उठता है कि ये साउथ की पवनें जो ट्रेड विंड है ये नॉर्थ जाती है, क्यों जाती है, कैसे जाती है, इस चीज़ पर डिस्कशन अभी हम लोग करेंगे। ये जब नॉर्थ को जाती है साउथ वाली ट्रेड, तो नॉर्थ वाली ट्रेड क्या करेगी? तो ये थोड़ा सा पीछे हट जाएगी, ये पीछे खिसक जाएगी। ऐसा कैसे होता है? इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग समझेंगे। अब आप एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब सन इक्वेटर पर लंबवत होगा तो वो डेट होगी 21 मार्च भी हो सकती है और 23 सितंबर भी हो सकता है। तो इक्वेटर पर लंबवत कब होगा? सूर्य। तो दो डेट मैंने आपको बताई, 21 मार्च भी हो सकता है और 23 सितंबर भी हो सकता है। 23 सितंबर, 21 मार्च, ये दो डेट हो सकती है। ठीक है। तो जब मार्च में यहाँ पर लंबवत होगा या 30 सितंबर को लंबवत होगा यहाँ पर इक्वेटर, तब यहाँ पर बनेगा ITCZ। क्या बोलते हैं इसको? I मतलब इंटर, T मतलब ट्रॉपिकल, C मतलब कन्वर्जेंस और Z मतलब जोन। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इसको बोलते हैं। तो ITCZ की विशेषता क्या होती है? यहाँ पर होता है लो प्रेशर और टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो ITCZ की विशेषता क्या हुई? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। ये जो ITCZ बना हुआ है, मैंने कहाँ पर बना हुआ है? इक्वेटर के पास। कौन सा डेट होगा? 21 मार्च भी हो सकता है और वो 23 सितंबर भी हो सकता है। ओके, अब आप देखिए 21 मार्च 23 सितंबर का समय है, मान लेते हैं 21 मार्च। ठीक है। तो ITCZ यहाँ पर है, इसके ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर मैंने भी लिखा है, तो साइड में दिया है, बट वो कहाँ पर होगा? इस डेट पर होगा ITCZ। ओके। तो ये आप ध्यान से जरा इस मैप पर आप देखें तो ये जो साउथ की ट्रेड है, ये साउथ की ट्रेड ये चलते चलते कहाँ जा रही है? जहाँ पर ITCZ है। तो ये कहाँ तक ट्रेवल करेगी? ITCZ तक ट्रेवल करेगी। ओके। और नॉर्थ वाली ट्रेड भी कहाँ तक ट्रेवल कर रही है? ITCZ की तरफ। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है? निष्कर्ष क्या निकलता है? हमारी जो ट्रेड विंड्स होती हैं इनका डेस्टिनेशन क्या होता है? इसका गंतव्य क्या होता है? गंतव्य होता है ITCZ। तो जहाँ जाएगा ITCZ वहीं जाएंगी दोनों ट्रेड विंड्स। क्लियर हुई बात? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ सेंटेंस को। जहाँ होगा ITCZ वहीं जाएंगी ट्रेड विंड्स। ओके, इतनी बात क्लियर है। तो अगर ITCZ, सोचो जरा अपने दिमाग से सोचो, अगर ITCZ यहीं पर रहता हमेशा तो ट्रेड विंड यहीं तक आती, और जब यहाँ तक आती तो होता क्या? अगर ट्रेड विंड यहाँ तक रहेगी तो क्या होगा? इसका लेक्चर हमने पहले पढ़ाया है, जो कि आप उस लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं, या हो सकता है कि आप लोग के दिमाग को बात ही ना हो। तो मैं एक बार बता देता हूँ कि जब ITCZ यहाँ होगा तो क्या करेंगे ये ट्रेड। मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह बनाता हूँ। मान लो ITCZ यहाँ पर है और इसको हम इस तरीके से बनाना चाहते हैं। ये बीच में मान लीजिए 0 है और ये है 10, ये है 10, 10, ठीक है। और इधर है 30, 35।
इस मैप को मैंने ऐसे बनाया। यहां पर है हाई प्रेशर, यहां पर है 35 का हाई प्रेशर, और 0 से 10 के बीच में क्या है, लो प्रेशर। तो ये विंड्स हाई प्रेशर से ट्रेड विंड आएगी, ऐसे चलती आएंगी, और लो प्रेशर के आसपास ये ऊपर उठ जाएंगे, ऊपर उठ जाती है ऐसे। इधर वाली भी ये ऊपर उठ जाती है। ये ऊपर क्यों जाती है, उसका रीजन क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, क्योंकि सूरज कहाँ पर चमक रहा है, यहाँ पर लग रहा है। तो ये विंड्स आएंगी, ये ट्रेड विंड है जो 30-35 से 10 डिग्री की ओर आ रही है, वो कैसी है, वो है ट्रेड विंड्स। ओके, तो यहाँ पर सूरज लंबवत चमक रहा है तो ये गर्म हो जाएगी, और जैसे ही कोई विंड गर्म होती है तो वो वर्टिकल अपवर्ड मूव करने लगती है, गर्म हवा ऊपर उठती है। ये कॉन्सेप्ट आपको बताया जा चुका है। और जब ऊपर जाएंगी तो फिर इनका क्या होगा, ऊपर जाएंगी तो फिर इनका होगा क्या, ऊपर जाएंगी तो ठंडी होगी, और ठंडी होगी तो कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा तो यहाँ पर बनेंगे क्लाउड्स, और ये क्लाउड्स यहाँ पर क्या कराने लगेंगे, वर्षा कराना शुरू कर देंगे। ठीक है, और जब गर्म हवा अपने आप ऊपर उठकर वर्षा कराती है तो ऐसी वर्षा को कहते हैं संवाहनी वर्षा। तो जब ये सिचुएशन रहेगी तो यहाँ पर संवाहनी वर्षा कराएंगे, लेकिन ये ITCZ हमेशा वहीं पर तो रहता नहीं, तो शिफ्ट होता रहता है ITCZ। अब ITCZ शिफ्ट कैसे होता है, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट। तो ये जो यहाँ पर हमने 7 प्रेशर बेल्ट आपको बताई है, आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्रेशर बेल्ट हैं, हमारे ग्लोब पर होती हैं, और ये जिस जगह पर बनाई है ये हमेशा यहाँ नहीं रहेगी, ये शिफ्ट होती है। शिफ्ट कैसे होती है, जब सन नॉर्थ को जाता है ना, सन नॉर्थ में कहाँ तक पहुँचता है 23.5, और फिर साउथ में कहाँ तक पहुँचता है 23.5, यानी कर्क रेखा तक और मकर रेखा तक, यानी सूरज साल भर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही रहता है, ये शिफ्ट होता रहता है। तो जब सूरज नॉर्थ में जाता है इसको कहते हैं सन कहाँ चला गया, उत्तरायण, और जब सूरज साउथ में जाता है तो क्या बोलोगे, सन कहाँ चला गया, दक्षिणायन हो गया। तो जब सन उत्तर को जाएगा, तो हम लोग तो उत्तरी गोलार्ध के निवासी हैं भारत के लोग, तो जब सन उत्तर को जाएगा तो उत्तर में गर्मी शुरू हो जाएगी, और जब सन दक्षिण में जाएगा तो दक्षिण में गर्मी शुरू हो जाएगी, तो उत्तर में सर्दी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे ही सन उत्तर को शिफ्ट होता है तो ये प्रेशर बेल्ट भी जब जब तो समझना ध्यान से, जब सन यहाँ पर लंबवत चमक रहा है तो ये उत्तर को जा रहा है, जब यहाँ पर लंबवत चमक रहा है तो फिर यहाँ पर ये बेल्ट बनेगी, और जब सन उत्तर को चला गया तो ये बेल्ट खिसक के उत्तर को चली जाएगी। ठीक है, तो सन कहाँ तक जाता है, सन जाता है कर्क रेखा तक। तो ये प्रेशर बेल्ट जो आप देख रहे हैं जिसका नाम है विषुवत रेखी निम्न वायुदाब की पेटी अर्थात इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये भी शिफ्ट होकर नॉर्थ को चली जाएगी, और ये 30-35 वाली और नॉर्थ चली जाएगी, और 60-65 वाली और नॉर्थ चली जाएगी, है ना। तो ये शिफ्ट होगी, तो जब यहाँ से शिफ्ट होगी तो यहाँ का जो ITCZ आपको बताया ये भी तो शिफ्ट हो जाएगा। तो प्रेशर बेल्ट जब नॉर्थ को शिफ्ट होती है तो भारत में आता है मानसून। तो जब प्रेशर बेल्ट नॉर्थ को शिफ्ट होती है तो भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है, भारत में मानसून का आगमन, भारत में मानसून का क्या होता है, आगमन होता है। तो इस समय जो प्रेशर बेल्ट्स हैं वो नॉर्थ को जा चुकी हैं, और जैसे ही ये प्रेशर बेल्ट्स नॉर्थ को जाएगी, जहाँ पर ये ITCZ आप देख रहे हैं तो ये नॉर्थ में शिफ्ट हो जाएगी कर्क रेखा के आसपास। तो ITCZ यहाँ से खिसक कर कहाँ चला जाएगा, वो भी चला जाएगा कर्क रेखा के आसपास। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई।
और मैंने आपको बताया जहाँ जाएगा ITCZ वहीं जाएगी ट्रेड विंड। इतनी बात आपको समझ में आई। तो प्रेशर बेल्ट नॉर्थ को जब शिफ्ट होगी तो ITCZ भी नॉर्थ को शिफ्ट हो जाएगा और तब साउथ वाली ट्रेड विंड पीछा करते करते नॉर्थ पहुंचेगी और जैसे ही ये उत्तरी गोलार्ध में पहुंचेगी ये साउथ की ट्रेड तो उत्तरी गोलार्ध में ये मानसून विंड बन जाएगी, ठीक है, और मानसून का आगमन हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको ITCZ का जो शिफ्टिंग है उसको मैं बता दूं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति का कारण क्या है तो फिर आप क्या बताओगे? भारतीय मानसून की उत्पत्ति का कारण, तो इतना तो मोटा मोटा आइडिया आपको आ ही गया होगा। तो मानसून की उत्पत्ति का कारण, तो सबसे बड़ा कारण है क्या? शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट। और प्रेशर बेल्ट के शिफ्टिंग का कारण क्या है? सन, ठीक है, क्योंकि सन उत्तर दक्षिण में शिफ्ट होता रहता है, प्रेशर बेल्ट भी उत्तर दक्षिण को शिफ्ट होती रहती है। तो मानसून की उत्पत्ति का ये एक कारण आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब जरा हम लोग यहाँ पर महसूस करते हैं कि ITCZ कैसे शिफ्ट होता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो ये बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जब आपके दिमाग में होंगे तभी आपको पता चलेगा कि मानसून कैसे आता है, ओके। आइए देखते हैं, मैं यहाँ पर मैप बनाने का प्रयास करता हूँ। ये इंडिया का मैप बनाने का प्रयास किया है और कैसा बना है इस पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान न दीजिएगा। ये है हमारा 0 डिग्री और ये रहा 10 डिग्री और ये रहा हमारा साउथ में 10 डिग्री, ये 10 डिग्री नॉर्थ में, ये 10 डिग्री साउथ में, 0 डिग्री तो बीच में होता है ना नॉर्थ होता है ना साउथ, ठीक है। कभी आप ये मत कर दीजिए 0 डिग्री नॉर्थ 0 डिग्री साउथ, ऐसा कुछ नहीं होता है। 0 डिग्री तो 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर हम 21 जून की बात करेंगे तो ITCZ कम होगा, ITCZ यहाँ पर है, ओके। तो साउथ वाली ट्रेडें ही तक आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, ओके, क्योंकि ITCZ तक ही ट्रेवल करती हैं ट्रेड विंड्स। चलिए ये तो बात हो गई 21 जून की। फिर हम बात कर लेते हैं पर 21 जून 21 मार्च से 21 से मैं 21 जून बोल गया हूँ, 21 मार्च की बात है, ठीक है। अब मार्च के बाद अप्रैल आएगा तो सन 0 डिग्री से नॉर्थ को शिफ्ट होगा, अप्रैल में आ जाएगा। तो मान लीजिए अप्रैल आया, फिर मई आ गया, जून आया, तो जैसे जैसे सूरज जितना उत्तर को जाएगा शिफ्ट होते हुए वैसे वैसे ITCZ भी उत्तर को शिफ्ट होता जाएगा। तो जैसे मान लीजिए हम बात करें इधर यहाँ से शिफ्ट होते हुए पहले ITCZ यहाँ आया, मतलब ये लैंड पर जाकर थोड़ा सा उत्तर को शिफ्ट हो जाता है, उत्तर को जिग-जैग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है अभी हम आपको समझा रहे हैं। ITCZ यहाँ पहुँच गया, चलिए सब कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। फिर इसके बाद जैसे जैसे मई से और मई में और भी जब कुछ दिन बीतेंगे तो और नॉर्थ को शिफ्ट हो जाएगा सूरज, जैसे ही नॉर्थ में जाएगा ITCZ की शक्ति यहाँ पहुँच जाएगी, है ना। बहुत अच्छे से समझ ले रहे हैं कॉन्सेप्ट। ITCZ अब यहाँ पर पहुँच जाएगा, ओके, ठीक है। फिर इसके बाद जब और टाइम होगा मई के बाद जून आएगा तो ये और शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके दिमाग में एक बात तो चली नहीं कि ये टेढ़ा क्यों हो जा रहा है, ठीक है। तो
इसको जानने के लिए आपको आइसोथर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आइसोथर्म का कॉन्सेप्ट में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, तो आपको कितना याद है याद जाने। अभी देखिए, और यहाँ पर मैं ये है ट्रॉपिका कैसे 23.5 डिग्री करते, ठीक है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से पास होती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं इसको आप नोटेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सूरज जब यहां पर आ जाएगा कर्क रेखा पर लंबवत होगा। यहाँ पर मैंने कलर चेंज नहीं किया है, ग्रीन कलर। अब ये बताइएगा सूरज ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर है 21 जून, कौन सा डेट आ गया भाई? ये डेट आ गया 21 जून। सूरज यहाँ पर आ गया, तो ITCZ अब तो यहाँ आ जाएगा। तो ITCZ यहाँ से खिसकते यहाँ आया कर्क रेखा पर, और ये यहाँ ऐसे से ऐसे आ जाएगा। ऐसे ही ना यहाँ पर, ठीक है। तो ITCZ ये शिफ्ट होते होते अब तो पहुंच गया भाई यहाँ, और ये देख ये राजस्थान वाला इलाका है। ये राजस्थान थार का मरुस्थल, कौन सा डेजर्ट है यहाँ पर? थार डेजर्ट। इसको हम लोग ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं, ठीक है, थार डेजर्ट। तो अब इस क्वेश्चन का जवाब मैं पहले आपको दे दूं कि ITCZ यहाँ पर इधर को क्यों शिफ्ट हो रहा है। तो पूरा कॉन्सेप्ट तो हम यहाँ पर नहीं बताएंगे आपको आइसोथर्म का, लेकिन थोड़ा सा हम आपको यहाँ से कनेक्ट जरूर कर देंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ओके, चलिए। तो देखो, जिधर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिधर टेम्परेचर ज़्यादा होता है उधरी की ओर आइसोथर्म यानी समताप रेखा उधरी को झुक जाती है, ठीक है। तो जिधर आइसोथर्म यानी समताप रेखा झुकती है उधरी ITCZ भी झुक जाता है। तो आप देखो, आप कितना सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में आपको बताया, आप ऐसे पकड़ लोगे। तो थार का मरुस्थल तो बहुत गर्म हो जाएगा जब सूरज यहाँ पर लंबवत होगा कर्क रेखा पर, तो थार का मरुस्थल तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो थार के मरुस्थल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। और ऐसा आपने सुना भी होगा कि पाकिस्तान में जैकोबाबाद सबसे ज़्यादा गर्म है एशिया में, जो कि थार के मरुस्थल में पड़ता है। ऐसा आपको मैंने पढ़ाया भी है प्रीवियस लेक्चर्स में। ओके, तो जितना ज़्यादा गर्म है, गर्म इधर तापमान ज़्यादा है, उधर ही ITCZ झुक जाएगा। क्लियर? अब समझ में आ गया। अब आप देखो, अब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ कि जब ITCZ यहाँ पर होगा, मतलब 21 मार्च की बात मैं कर रहा हूँ, तब तो साउथ की ट्रेडें यहाँ आएंगी, यहाँ तक यात्रा करेंगी। लेकिन मार्च के बाद अप्रैल मई जून, तो यहाँ पर ITCZ जब पहुँच गया, यहाँ पर ये ITCZ हो गया, ITCZ। तो ये साउथ वाली ट्रेड जो है ना, ये क्रॉस करेंगे किसको? इक्वेटर को क्रॉस कर जाएंगे। अब ये भागती हुई यहाँ तक आएंगे। तो जैसे ही ये साउथ की ट्रेड यहाँ आएंगी, इक्वेटर को क्रॉस करेंगे, लगेगा फेडरल का लॉ, और ये यहाँ पर दाईं ओर घूम जाएंगे। इस ITCZ की तरफ ये पहुँचेंगे। इतनी बात आपको शायद क्लियर हो गई होगी, मतलब हो ही जानी चाहिए, ऐसा कोई कारण नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। देख रहे हैं, ये फेरल के लॉस। तो साउथ की ट्रेड की और ये अपने राइट मुड़ गई, कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, सर नॉर्थ वाली ट्रेड भी तो चल रही थी, तो वो तो बेचारी और पीछे चली जाएगी, इधर आ जाएगी, उसमें कौन सी दिक्कत है? उसमें कौन सी दिक्कत है? तो यहाँ आएंगे।
तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ये पीछे खिसकती जाएगी। क्लियर? चलो अब और आगे का सीन मैं आपको बता दूं, और आगे का सीन बता दूं। अभी देखो ये इंडिया तक पहुंची नहीं है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में आ गई, अभी इंडिया तक नहीं पहुंची। तो अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको मैं रब कर दूंगा इस बाई। अब ITC है यहाँ से हटके और नॉर्थ में चला गया, नहीं चला गया। ये भारत हमारा और यहाँ वाला ITC हमने ITC और पीछे खिसक गया। तो जब ये ITC और पीछे खिसका तो ये बिंद और यहाँ तक आएंगे, आएंगे आएंगे, बोलो आएंगे, आएंगे तो अब कहीं भारत में घुस जाएंगे। ठीक है? और इधर वाली इधर को छोड़ के इधर चली जाएंगे। क्लियर? तो ये जो साउथ की ट्रेड थी अब ये भारत में घुसना शुरू कर देती है। अब जैसे ही भारत में घुसेगी, एक लंबी यात्रा करके आई है सागर के ऊपर, तो इनके पास ढेर सारी नमी होगी, ढेर सारी नमी होगी। और जब ये भारत में घुसेगी तो ये कराएगी वर्षा, इसी को कहते हैं आने वाला मानसून। ठीक है? इतनी मैकेनिज्म आपको समझ में आई होगी। अब देखिए जैसे जैसे ये समय बीतेगा वैसे वैसे ये यहां से हटता जाएगा और नॉर्थ को शिफ्ट होता जाएगा। तो ये हमने और यहां तक आएंगे, तो इनका गंतव्य क्या है? तो अब आप ये बताओ कि मानसून साउथ से आना शुरू होगा और नॉर्थ की तरफ मानसून पहुंचने जाएंगी। तो ये बताओ मानसून साउथ में पहले आएगा कि नॉर्थ में पहले आएगा? अब आपको यहाँ से आइडिया लग गया होगा, मानसून साउथ में पहले आएगा। कहाँ आएगा? मानसून पहले साउथ में आएगा। ओके, इतनी बात तो क्लियर हो ही गई होगी। चलो साउथ में प्रवेश करेगा, तो साउथ में पहले आया, नॉर्थ में देर में पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि ITC धीरे 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 नॉर्थ को जाता है। इतनी तो बात समझ में आई होगी। बिल्कुल। चलो इतनी बात की। तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाता ना कि नॉर्थ में मानसून बाद में आता है और पहले लौट जाता है, तो लौटने वाला जब हम सिस्टम मैकेनिज्म समझेंगे तो आपको हम वहां पर बताएंगे ही बताएंगे। ठीक है? अब आप देखो जब यहां से ये शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएगा, बस 21 जून आने वाला। आज कितनी डेट? 18 है ना? बस 2 दिन बाद 21 जून होगा और 21 जून को हम मानते हैं कि सूरज कर्क रेखा पर आ जाएगा। और जब सूरज कर्क रेखा पर आ जाएगा तो हमारा ITC ऐसे खाल के मरुस्थल की तरफ चला जाएगा। तो ये सारी कौमें यहाँ तक आएंगी, घुस जाएंगी। तो इसका मतलब है कि मानसून अब भारत में लगभग हर जगह पहुंचने वाला है। तो थोड़ा और टाइम लेगा और यहाँ तक पहुंच जाएगा नॉर्थ तक। क्लियर? तो जैसे जैसे ये साउथ की ट्रेड नॉर्थ को जाएगी तो नॉर्थ वाली ट्रेड पीछे खिसकती जाएगी। तो इसका एक फर्क क्या पड़ेगा, इसे साइक्लोन भी बनेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे। ओके, साइक्लोन भी बनेंगे। देखो कैसे, आप समझो, यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं। देखो एक कॉन्सेप्ट हम आपको समझाते हैं। ये देखो, ये ट्रेड मान लो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर ITC से यहाँ पे था, तो साउथ वाली ट्रेड नॉर्थ वाली ट्रेड इधर आएगी, इधर आएगी। ये दोनों ट्रेड, तो दो पवने एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, और जब एक दूसरे की तरफ आएंगी तो इसको कहते हैं पवनों का अभिसरण, कन्वर्जन ऑफ टू विंड्स, कन्वर्जन ऑफ टू विंड्स। जब दो पवनों का कन्वर्जन होता है, अभिसरण होता है, तो वहीं पर साइक्लोन बनता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, साइक्लोन, और इस तरीके से ये घूमना शुरू हो जाएगा। और साइक्लोन हमेशा ईस्ट से वेस्ट की ओर चलता है, ईस्ट से वेस्ट की ओर। तो बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन भी बनेंगे, ठीक है, इस साइक्लोन पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। और ये बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बनेंगे तो ये ईस्ट से वेस्ट चलेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर घुसेंगे। ये जो भारत का पूर्वी तट है,
तो यहाँ पर साइक्लोन है, ये साइक्लोन होंगे कौन से, क्योंकि भारत कहाँ है, ट्रॉपिकल जोन में, और ये ट्रॉपिकल जोन में चल रहे हैं, तो ये साइक्लोन कैसे होंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात 8 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच में दोनों गोलार्धों में आते हैं। 8 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच में दोनों गोलार्धों में आते हैं। ओके, इतनी मैकेनिज्म को आप समझ गए ही होंगे। आप देखें अभी कुछ दिन पहले जो, अब इसमें तो जून चल रहा है, मई में आपने देखा था, मई में कुछ साइक्लोन यहाँ पर आए थे और अभी भी आएंगे, ठीक है। कुछ साइक्लोन करंट में आपने देखे होंगे, सुने होंगे, तो यहाँ पर साइक्लोन आए थे। इस तरफ भी आते हैं, इस तरफ भी आते हैं, लेकिन इस तरफ वाले साइक्लोन, चूंकि साइक्लोन घूमता तो एंटी क्लॉकवाइज है, उत्तरी गोलार्ध अपनी जगह, लेकिन चलता पूरब से पश्चिम की ओर है। इधर वाले साइक्लोन पश्चिम चले जाते तो इधर ज्यादा प्रभाव नहीं डालते। लेकिन आपने सुना होगा अभी साइक्लोन आया तो गुजरात में यहाँ पर प्रभाव डाला, ऐसा क्यों हुआ आपको अभी हम बताएंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा साइक्लोन भारत में किस तट को प्रभावित करते हैं, पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो मानसून कैसे आता है अभी तक आपने ये सीख लिया, ठीक है। मानसून कैसे आता है अभी तक आपने ये सीखा है। अब मानसून की उत्पत्ति के बहुत सारे सिद्धांत हैं, तो अभी हम लोग इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे मानसून की, तो उसके पहले कुछ हम इसके थ्योरीज भी आपको समझाएंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने सीखा, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट के शिफ्टिंग से आईटीसीजेड शिफ्ट होगा, और आईटीसीजेड जब शिफ्ट होगा तो आएगा मानसून, ठीक है। तो आईटीसीजेड को अगर हम मान लें एक ऑनर, ये स्वामी, और जो ट्रेड विंड है वो उसके पेट्स हैं, तो जहां जाएगा स्वामी वहीं जाएगा उसका पेट्स, ठीक है, और मानसून की उत्पत्ति हो जाएगी। खैर, तो एग्जाम में मत लिख दीजिएगा इसको, ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया। ओके, आगे बात करते हैं। तो इतनी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं भारत में, देखो इसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हम यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो, ओके। तो ये तो आपने बेसिक सीख लिया। अब हम लोग बात करते हैं ऋतु, और ऋतुओं के साथ ही मानसून की मैकेनिज्म हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ओके। तो भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं इसकी हम लोग बात करेंगे। तो जो हमारे मौसम वैज्ञानिक हैं, मौसम वैज्ञानिकों ने 4 ऋतुएं मानी हैं। कितनी ऋतुएं मानी हैं? 4, ठीक है। तो पहली ग्रीष्म ऋतु, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। दूसरी शीत ऋतु, तीसरी आने वाले मानसून की ऋतु, ठीक है, आने वाले यानी दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी उसी को कहते हैं वर्षा ऋतु। क्या बोलोगे? वर्षा ऋतु, इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं, ठीक है। और चौथा है ये आने वाला मानसून है दक्षिण पश्चिम मानसून क्या बोलते हैं? अराइवल ऑफ मानसून, आने वाला मानसून। तो फिर एक ऋतु होगी लौटने वाले मानसून की, यानी मानसून का निवर्तन, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून रिट्रीट। तो ये 4 ऋतुएं मौसम वैज्ञानिकों ने बताई। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक ऋतु को पढ़ेंगे, ठीक है, उस ऋतु की क्या विशेषता है,
ठीक है, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे हमारे यूपीएससी में या स्टेट पीएससी में, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए मस्त। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, ये सब बताया। फिर इसमें कोई सीक्वेंस नहीं, हम कहीं से उठा लें और उसको एक सर्किल में, अगर यहाँ से शीत शुरू हुआ तो ग्रीष्म आएगा, वर्षा आएगा और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर इस सर्किल में देखें तो एक सर्किल है, अगर यहाँ पर एक नंबर मैंने लिया शीत ऋतु, ठीक है, फिर आएगा 2 नंबर पर ग्रीष्म ऋतु, फिर आएगा यहाँ पर 3 नंबर पर वर्षा ऋतु, यानी आने वाला मानसून का ऋतु, और यहाँ पर आएंगे 4 नंबर, तो फिर लौटने वाला मानसून। ठीक है, फिर लौटने वाले मानसून की ऋतु, तो देखो शीत ऋतु से चले ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु से चले वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु से और आगे बढ़ेंगे लौटने वाला मानसून, और फिर शीत ऋतु। ठीक है, फिर ऐसे तो ये एक 12 महीने का साइकिल चलता रहेगा। ओके, तो ये वाला जो होता है ना, नवंबर के मिड से शुरू होता है, इसका मैं कलर चेंज कर दूंगा, इस सर्किल के माध्यम से इसको मैं आपको बताऊंगा। ये शुरू होगी मिड नवंबर, मध्य नवंबर से मार्च, ये वाली। ठीक है, फिर मार्च से जब आएंगे तो हम लोग ग्रीष्म ऋतु में आ जाएंगे। मार्च से जब चलेंगे तो कहाँ आ जाएंगे? ग्रीष्म ऋतु में। तो ये मार्च से मिड जून तक होती है, मार्च से मध्य जून तक होती है। ठीक है, और फिर मध्य जून से ये शुरू हो जाती है, मध्य जून से लेकर कहाँ तक आ जाएगी? तो सितंबर तक आ जाएगी, जून से सितंबर। और जितना अब बच गया उसमें डाल लीजिए। तो सितंबर से सूरज लौटने लगता है इक्वेटर को, 23 सितंबर को इक्वेटर पर सन लंबोद होता है, और 23 सितंबर के बाद सन साउथ में पहुंच जाता है, मानसून लौट जाता है। ठीक है, तो सितंबर से मानसून लौटने लगता है। तो सितंबर से और इधर नवंबर, तो सितंबर से मध्य नवंबर, सितंबर टू यानी सितंबर से मध्य नवंबर यहाँ तक होता है ये। तो देख रहे हैं ना, इसके बाद फिर मध्य नवंबर से मार्च। तो ये एक साइकिल चलता रहता है। तो ये साइकिल हो गया कितने महीने का? 12 महीने। ठीक है, तो मौसम वैज्ञानिक जो है भारत, मतलब जो मौसम वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या किया? मौसम वैज्ञानिकों ने भारत में ये बताई 4 ऋतुएं। आई होप कि आपको समझ में चीजें आ गई होंगी। ठीक है, इस सर्कल के माध्यम से अब हम लोग इसको एक उठा के पढ़ेंगे और इसको हम लोग डिटेल में समझते जाएंगे। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं एक एक को लेकर। ओके, तो बात करते हैं हम लोग शीत ऋतु की शुरुआत करते हैं। तो क्या बोला मैंने समय? शीत ऋतु का मिड नवंबर
से शुरू होगा मार्च तक। तो मध्य नवंबर से मार्च ये टेंटेटिव है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये कुछ ना कुछ तो हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है फ्रॉम मिड नवंबर टू मार्च। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहां पर टेम्परेचर की स्थिति है। अब देखो शीत ऋतु की बात कर रहे हैं, यहाँ छोटा सा मैप बना लेते हैं इंडिया का, ताकि आपको आइडिया रहे। ठीक है जी, और ये रहा इक्वेटर और ये रहा कर्क रेखा। हम लोग बात कर रहे हैं शीत ऋतु की, तो इसका मतलब है उत्तर भारत ठंडा होगा, करीब हमारा भारत ठंडा होगा। अच्छा, उत्तर भारत और दक्षिण भारत क्यों यहाँ पर शब्द यूज कर रहा हूँ? उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जलवायु में अंतर रहता है, इसको भी हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो सूरज कहाँ चला गया? चला गया नवंबर से शुरू हो रहा है, तो नवंबर में सूरज कहाँ होगा? आपको इतना आइडिया होगा, क्योंकि सितंबर 23 सितंबर को यहाँ पर है, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर यानी साउथ में चला गया, तो सन चला गया नवंबर में कहाँ? साउथ में, साउथ शिफ्ट हो गया। तो जैसे ही साउथ में शिफ्ट हुआ तो सन की जो रेज है वो हमारे भारत को तिरछी पड़ेगी, और जब सन की रेज तिरछी पड़ेगी तो भारत कम गर्म होगा, तो हो जाएगा ठंडा, तो होगा ये शीत ऋतु। तो शीत ऋतु में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पर और समझ लो बहुत अच्छे से कि जो शीत ऋतु हो या ग्रीष्म ऋतु हो, इसका प्रभाव हमें नॉर्थ इंडिया में ज्यादा देखने को मिलेगा, साउथ इंडिया में इसका प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलेगा। व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है? इस बात को हम लोग क्लियर कर दें और फिर आगे बढ़े। ये मैं क्या बना रहा हूँ? ये बना रहा हूँ सागर, ठीक है। तो ये है हिंद महासागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, यानी ये है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। इधर क्या है? अरेबियन सी, अरेबियन सी, और ये हिंद महासागर। देखिए अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन, तो इंडियन ओशियन के ये पार्ट है, ओके। तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये पानी से घिरा हुआ है। अब जब सूरज यहाँ होगा कर्क रेखा पर तो गर्मी होगी, और जब सूरज मकर रेखा पर होगा तो सर्दी होगी। तो इस समय सर्दी का मौसम, हम बात कर रहे हैं शीत ऋतु की, ठीक है। तो शीत ऋतु में क्या होगा? हमारा जो भारत है वो ठंडा होगा, लेकिन उत्तरी भारत ज्यादा ठंडा होगा, दक्षिणी भारत कम ठंडा होगा। यहाँ पर ज्यादा ठंड पड़ेगी ही नहीं दक्षिणी भारत में। और फिर जब उत्तर भारत में गर्मी हो, जब यहाँ पर सूरज यहाँ होगा तो गर्म हो जाएगा भारत, लेकिन उत्तर भारत ज्यादा गर्म होगा, दक्षिण भारत कम गर्म होगा। तो दक्षिण भारत ना ज्यादा गर्म होगा और ना ज्यादा ठंडा होगा, तो बीच बीच का रहेगा। इसका मतलब किसी भी मौसम में आप चले जाओ, कन्याकुमारी, गोवा, मुंबई, है ना, चेन्नई, किसी भी मौसम में चले जाओ, चाहे गर्मी में जाओ चाहे सर्दी में जाओ, वहाँ पर ना आपको बहुत गर्मी लगेगी ना बहुत सर्दी लगेगी, मौसम रहेगा बीच का। यानी किसी भी मौसम में आप हाफ टी शर्ट पहन के घूम सकते हो। ऐसा क्या है, आइए समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो होता क्या है, मैं एक साइड में मैप बनाता हूँ इसको समझाने के लिए, ताकि आपको ये क्लियर है कि हमारी जो जलवायु है उत्तर भारत में ज़्यादा इफेक्ट डालेगी। उत्तर भारत में बहुत सर्दी होगी, जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं, जैसे दिल्ली में या उत्तर प्रदेश में कहीं भी आप देखें तो सर्दी भी बहुत होती है और गर्मी भी बहुत होती है। वो तो शुक्र है हिमालय का, अगर हिमालय ना होता तो शीत ऋतु में जहाँ हम लोग रहते हैं ना उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ बर्फ जम जाती, बात करेंगे उसकी। तो ऐसा क्यों है, दक्षिण भारत में इतना फर्क नहीं पड़ता है, उत्तर भारत में फर्क ज़्यादा क्यों पड़ता है? तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, एक मैप बना लेता हूँ फिर से। तो 1
देखो ये है इक्वेटर, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे, मान लो यहाँ पर दिल्ली, ये पॉइंट जो मैंने रखा है यहाँ पर है दिल्ली, ठीक। और मैं एक एग्जांपल लेना चाहिए कन्याकुमारी का लेना, कन्याकुमारी ये यहाँ पर रहा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तुम्हारी कन्या नहीं ध्यान रखिएगा। तो कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कौन सा नगर है जो 3 सागरों के संगम पर बसा हुआ है। आइडिया लगा सकते हो आप। देखो इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है, 3 सागरों का मिलन है। तो 3 सागरों के मिलन पर कौन बसा हुआ है? कन्याकुमारी। मतलब 3 साइड से वो सागर से घिरा हुआ है। पूछा गया था ये, कहाँ पूछा गया था? यूपीपीसीएस में आया था क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो लेक्चर को अगर सही से आप लोग अटेंड करोगे, देखोगे मन से, तो आपको मज़ा आएगा और बहुत कुछ आप सीखोगे। न केवल सीखोगे बल्कि आप एग्जाम में परफॉर्मेंस भी अच्छा कर पाओगे। चलिए मैं बात करता हूँ दिल्ली और कन्याकुमारी। कुछ अंतर आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पर अंतर क्या है? कन्याकुमारी सागर से घिरा हुआ है, दिल्ली दूर दूर तक सागर नहीं है यहाँ पर, यानी दिल्ली के आसपास लैंड है, स्थल है, यानी दिल्ली स्थल से घिरा हुआ है और कन्याकुमारी सागर से घिरा हुआ है। आइए देखते हैं इसको। दिल्ली लैंड लॉक, क्या कहेंगे? दिल्ली लैंड लॉक, भू आवेष्टित है, स्थल से घिरा हुआ है, ठीक है। और कन्याकुमारी लैंड लॉक्ड है ही नहीं, ये तो सागर से घिरा हुआ है। आइए समझते हैं। तो जो लैंड लॉक्ड होता है वहां पर लैंड इफेक्ट लगता है। तो यहां पर क्या लगेगा? लैंड इफेक्ट। कहां पर? दिल्ली में लैंड इफेक्ट काम करेगा। और जो सागर से घिरा हुआ है वहां पर ओशियन इफेक्ट काम करेगा। तो कन्याकुमारी पर क्या काम करेगा? ओशियन इफेक्ट काम करेगा। तो कन्याकुमारी में लगेगा ओशियन इफेक्ट। तो मैं कहाँ लिखूं? यहाँ पर लिख देता हूँ, ये कन्याकुमारी रहा और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ओशियन इफेक्ट। ओशियन इफेक्ट यानी सागरी या महासागरी प्रभाव और दिल्ली पर स्थलीय प्रभाव। अब अंतर आपको समझना है, यहाँ पर क्या होता है स्थल का प्रभाव और क्या होता है जल का प्रभाव। तो जो स्थल से घिरे होते हैं वहाँ पर गर्मी भी खूब पड़ती है और वहाँ पर सर्दी भी खूब पड़ती है। और जो सागर से घिरा होता है वहाँ पर ना बहुत गर्मी ना बहुत सर्दी, ठीक है। तो जितने भी दक्षिण भारत में किनारे किनारे, सागरों के किनारे किनारे जितने भी शहर हैं, चाहे मुंबई हो, गोवा देख लीजिए, और आप कर्नाटक का मंगलौर देख लीजिएगा, सिटी सागर के किनारे है, अभी बात हम लोग करेंगे। कन्याकुमारी हो गया, ठीक है, त्रिवेंद्रम हो गया, है ना, त्रिवेंद्रम जिसको हम तिरुवनंतपुरम कहते हैं, ठीक है, इधर चेन्नई हो गया। ये सब यहाँ पर किसी भी मौसम में चले जाइए, मौसम एक जैसा रहेगा। बट द रीजन, रीजन क्या है? रीजन है ओशियन इफेक्ट। पूछा गया क्वेश्चन कथन और कारण में, एसेशन और रीजन में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। चाहे आप आईएएस का एग्जाम देख लो और चाहे आप पीसीएस का एग्जाम उठा के देख लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए हम लोग लौटते हैं इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद। तो बात कर रहे हैं हम लोग शीत ऋतु की। तो शीत ऋतु में सूरज चला गया साउथ में, भारत हो गया ठंडा, ठीक है। तो हमारे भारत में सर्दी की शुरुआत हो गई। तो अब ये आप बताओ, दक्षिण भारत में ज्यादा सर्दी होगी कि उत्तर भारत में? साहब उत्तर भारत में सर्दी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर लैंड इफेक्ट काम करेगा, लैंड इफेक्ट। तो उत्तरी मैदान में जनवरी और फरवरी बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं। तो यहाँ पर शीत ऋतु में कुछ पॉइंट आपको बताएंगे। मैं कलर चेंज कर लूँ क्या? चलिए कलर चेंज कर लूँ। तो उत्तर भारत का जो मैदान है, जो गंगा का मैदान है,
है ना। तो पहला पॉइंट, उत्तर भारत के मैदान में जनवरी और फरवरी सर्वाधिक ठंडे होते हैं, सर्वाधिक ठंडे होते हैं, पहला पॉइंट। और उत्तरी भारत में अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान कितना होगा? एवरेज डे टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहता है। तो अधिकांश भागों में, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर भारत, यहाँ पर दक्षिण भारत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। दक्षिण भारत में कंडीशन कुछ और होंगी। क्यों होंगी? समुद्र का प्रभाव। तो उत्तर भारत के अधिकांश भागों में उत्तर भारत के अधिकांश भागों में दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम, 21 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। ओके, 21 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो ये पॉइंट को नोट करना है कि और भी बातें यहाँ पर बतानी है। अगर हम लोग पंजाब और राजस्थान में बात करें रात की, तो वहां पर हिमांक से भी नीचे चला जाता है। तीसरा पॉइंट आप यहां पर समझ लीजिए, पंजाब और राजस्थान में रात में हिमांक से भी नीचे, हिमांक से भी नीचे मतलब माइनस में चला जाता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है। ये बात कर रहे हैं हम लोग शीत ऋतु की। ठीक है, शीत ऋतु की बात हम लोग कर रहे हैं। तो अधिक ठंड क्यों पड़ती है यहाँ पर? अधिक ठंड पड़ने के कुछ कारण भी हैं। तो अधिक ठंड पड़ने के कारण, अगर आपसे पूछ दिया है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, उसके कारण क्या है, तो पहला कारण तो आप बता सकते हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे जो राज्य हैं, ठीक है, ये समुद्र से बहुत दूर। ठीक है, पंजाब, उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, एमपी ले लेंगे, राजस्थान, यूपी आदि सागर से दूर, सागर से अधिक दूरी पर है, इसलिए यहाँ पर सागर का कोई प्रभाव लग नहीं पाता है और ये बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा चीज आप यहां पर समझो, दूसरा रीजन तापमान अधिक होने का दूसरा कारण आप देखो, यहां पर देखो, ये क्या है जो मैंने यहां पर खींचा, ये रहा हिमालय। ठीक है, और ये जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, ये वाला, ये हिमालय के नजदीक है, हिमालय के नजदीक है। और शीत ऋतु में हिमालय तो बहुत ठंडा हो जाता है, शीत ऋतु में हिमालय बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो निकटवर्ती हिमालय श्रेणियों में हिमपात होता है। यहाँ पर क्या होता है? हिमपात। तो हिमालय के निकट, यहाँ पर निकटवर्ती हिमालय क्षेत्र में क्या होगा? हिमपात। और हिमपात की वजह से यहाँ पर आती है शीत लहर।
हिमपात की वजह से यहाँ आती है शीतलहर, और उस शीतलहर का प्रभाव साउथ में नहीं हो पाता है। इसलिए साउथ में तो इसका प्रभाव नहीं होगा, लेकिन उत्तर भारत के जो राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, दिल्ली में तो कुछ ज़्यादा, दिल्ली ज़्यादा नज़दीक, ठीक है। मैदानी भागों की अगर बात करें, अरे उत्तराखंड तो पहाड़ी भाग है, वहाँ तो होगी सर्दी, बट हमारे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। उसके पीछे ये रीजन है, ओके। और देखो, और एक तो 2 रीजन हो गए, तीसरा रीजन तीसरा रीजन यहाँ पर और क्या होता है। तीसरे रीजन की अगर हम बात करें, कैस्पियन सी। अगर आप मैप पे देखें, अगर वर्ल्ड के मैप पे थोड़ा सा नज़र डालें, उसको सही से निहारें, तो आप देखेंगे एक सागर है, ऐसे करके एक सागर है, कैस्पियन सागर। मैं बहुत अच्छा तो नहीं बना पाया, ये कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर के पूरब में, ईस्ट में, इसको हम लोग कहते हैं मध्य एशिया। तो कैस्पियन सागर के सराउंडिंग्स और वहाँ पर अगर हम लोग देखें तो तुर्कमेनिस्तान वगैरह है, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये जो मिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है यहाँ पर, और सर्दी में बहुत ठंड पड़ती है। तो यहाँ की बर्फीली वायु, अगर हम बात करें कैस्पियन सागर के पूर्व के देशों की, मध्य एशिया की, तो यहाँ पर सर्दी में हिमपात होता है, और वहाँ की बर्फीली हवाएं भारत में, उत्तर भारत में अपना प्रभाव डालती है। तो कैस्पियन सागर के पूरब में चलने वाली बर्फीली हवाएं उत्तर भारत तक प्रभाव डालती है। तो उत्तर भारत अधिक गर्म है, सर्दी में अधिक ठंडा हो जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन आपको मैंने यहाँ पर बताया है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर भारत की, अब हम लोग थोड़ा सा दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं, साउथ इंडिया की तरफ चलते हैं। तो साउथ इंडिया पर इतना प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो शीत ऋतु में आप महसूस करो साउथ इंडिया की जलवायु कैसी होगी। तो ओशियन इफेक्ट लगेगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया है ना। तो जैसे अगर हम लोग बात करें त्रिवेंद्रम की क्लाइमेट की, त्रिवेंद्रम नाम लिया था, त्रिवेंद्रम यानी तिरुवनंतपुरम जिसको आप कहते हैं, त्रिवेंद्रम कहाँ है, इसमें अगर हम लोग जनवरी के तापमान की बात करें तो यहाँ पर तापमान लगभग 31 डिग्री सेल्सियस या ऐसे 29.5 ऐसे रहता है। कब? सर्दी में। कौन सा महीना? जनवरी। और यहाँ पर जनवरी के महीने में आप देख रहे हैं ना, उत्तर भारत में रात में तो फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे टेम्परेचर चला जाता है, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो साउथ इंडिया की बात थोड़ी सी अलग है, लेकिन हम क्या कहेंगे साउथ इंडिया का क्या ये शीत ऋतु नहीं? अरे शीत ऋतु तो बोलेंगे, बट उस शीत ऋतु का प्रभाव उत्तरी भारत के मैदान में ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा पड़ेगा, जम्मू कश्मीर लद्दाख के पहाड़ी इलाकों पर ज़्यादा पड़ेगा। साउथ में उतना प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बट द रीजन, तो रीजन ऑफ लैंड इफेक्ट एंड ओशियन इफेक्ट का मामला है भाई, ओके। तो इतनी बातें आपने यहाँ पर देखा। हाँ, थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें कि साउथ इंडिया की जो पहाड़ियाँ हैं, अगर इसकी हम लोग टोपोग्राफी की बात करें, तो जैसे ये हमारा वेस्टर्न घाट है ना, ये ईस्टर्न घाट है, यहाँ पर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, है ना, नल्ला मुल्ला, एरामुल्ला, बेलीकोंडा, पालकोंडा, बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। पानी की पहाड़ियाँ, जवादी की पहाड़ियाँ, सेवराई की पहाड़ियाँ, कलसूबाई, महाबालेश्वर, है ना, कुद्रेमुख, बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, दोदा बेटा, अनाईपुरी। तो वो ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर है, तो उनका तापमान थोड़ा सा नीचे हो सकता है। बाकी जो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है, वहाँ का तापमान जैसा कि मैंने आपको बताया, त्रिवेंद्रम में 31 डिग्री सेल्सियस या 29.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलता है, ओके। तो ये देखा आपने टेम्परेचर की बात यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एयर प्रेशर की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा वर्षा की बात भी करेंगे, ठीक है। तो वायुदाब, अब टेंशन वायुदाब पढ़ना
अगर नहीं समझोगे तो आगे सीखोगे कैसे? ठीक है, देखना पड़ेगा। देखो वायुदाब की स्थिति क्या होगी हमारे भारत में शीतकाल में, क्योंकि ठंडा है बहुत, और ठंडा है तो अभी भी हमने आपको बताया था कि जहां पर टेम्परेचर कम होगा वहां पर प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर कम है, ठंडा है, तो वायुदाब ज़्यादा होगा। वायुदाब ज़्यादा होगा तो जानते क्या होगा? देखो समझो, यहाँ पर वायुदाब ज़्यादा होगा, हाई प्रेशर होगा। ठीक है, और सागर में लो प्रेशर होगा भी, लो प्रेशर, तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी, तो सागर से स्थल की ओर स्थल से सागर की ओर चलेगी, और स्थल से चलने वाली हवाओं के पास नमी नहीं होगी, ये होगी ड्राई, शुष्क होगी। शुष्क होगी तो वर्षा नहीं कराएगी, वर्षा नहीं होगी। शीत ऋतु में वर्षा नहीं होगी, क्या बिल्कुल नहीं होगी? शीत ऋतु में वर्षा बहुत ज्यादा नहीं होगी, होगी थोड़ी होगी। कैसे होगी चलिए इसको भी देखते हैं, लेकिन ज्यादा वर्षा नहीं होगी, वैसे ये ड्राई है। तो बात करते हैं हम लोग यहां पर वर्षा। रेनफॉल, तो शीत ऋतु वर्षा। एक चीज आप याद रखिएगा, हमने बताया मौसम वैज्ञानिकों ने भारत में 4 ऋतुएं बताई, तो वर्षा हर एक ऋतु में होती है, लेकिन वर्षा ऋतु में ज्यादा होती है। मेरे शब्दों पर, मेरे सेंटेंस पर गौर फरमाइएगा। क्यों? क्योंकि जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ ऐसे ही सेंटेंस उठाकर यूपीएससी पूछता है, मैं उसी अंदाज में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो वर्षा चारों ऋतु में होती है। फिर से मैं सेंटेंस को चेंज कर रहा हूँ, वर्षा भारत में सभी ऋतुओं में होती है, तो हम क्या कहें? वर्षा साल भर होती है। हर ऋतु में होती है, तो क्या वर्षा साल भर होती है? तो हम कह सकते हैं यस। फिर हम ये कहें क्या हर महीने होती है? नो, हर महीने नहीं होती। ठीक है, वर्षा साल भर होगी, लेकिन साल के कुछ निश्चित टाइम होंगे उसमें होगी। ठीक है, तो साल भर होगी, एक हद हम कह सकते हैं यस, लेकिन हर महीने नहीं होगी। ठीक है, हर महीने नहीं होगी। ठीक, तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हर ऋतु में वर्षा होगी, तो क्या साल भर होगी? अगर वहां पर मान लीजिए, अब देखना यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, अगर उसने पूछ दिया वर्षा साल भर होती है भारत में, जैसे यूपीएससी तो बड़ा कलाकार होता है ना, तो क्या करेगा? भारत के बारे में विचार कीजिए। कथन पहला कथन, यहाँ वर्षा साल भर होती है, यहाँ वर्षा साल भर होती है। एक स्टेटमेंट देखिए, यहाँ वर्षा साल भर होती है। दूसरा स्टेटमेंट, यहाँ हर ऋतु में वर्षा होती है, यहाँ प्रत्येक ऋतु में वर्षा होती है, प्रत्येक ऋतु में वर्षा होती है। अब कहेगा बताओ इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सही है? एक सही है कि दो सही है कि दोनों सही है कि एक भी सही नहीं है? तो तब आप क्या लगाओगे? यहाँ हर ऋतु में होती है, लेकिन साल भर नहीं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर ऋतु के हर महीने में होती है, तो फिर सारा हर महीने होती, तो 12 महीने होती, तो साल भर होती। ठीक है, तो यहाँ पर साल भर भी होगी। एक गलत है, दूसरा सही है, तो सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं केवल हमें जो जानकारियाँ हैं बस हमें जानकारियाँ हैं और हम एग्जाम पास कर रहे हैं, नहीं, एग्जाम की साइकोलॉजी को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, अपने इस नॉलेज को कैसे अप्लाई करेंगे, मीन्स हमारे पास नॉलेज हो प्लस स्किल भी हो, है ना, स्किल भी हो, उस नॉलेज को हम किस जगह कैसे यूज करेंगे, इस बात पे भी आपको ध्यान रखना है। तो स्किल हम कैसे डेवलप करेंगे? तो नॉलेज के बाद हमें करने पड़ेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ठीक है, तो हम अपने नॉलेज को स्किल में बदल पाएंगे। तो केवल नॉलेज स्किल नहीं होता है, नॉलेज तो बहुत लोगों को बहुत कुछ होता है,
लेकिन वो क्या उसे यूज़ कर पाते हैं? जिसने अपने नॉलेज को यूज़ कर लिया वो एग्ज़ाम निकाल लिया। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो वर्षा थोड़ा सा इसमें हम लोग एक दो बातें कर लेते हैं। देखो शीत ऋतु में वर्षा उत्तर भारत में शीतोष्ण चक्रवातों से होती है। अब शीतोष्ण चक्रवात वाला जो मामला है ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। बुक्स में कुछ लिखा है, कुछ कॉन्सेप्ट कुछ और भी है, ठीक है। तो वर्षा ऋतु शीत ऋतु में वर्षा कैसे होगी, ठीक है, कौन कौन सी वर्षा यहाँ पर होगी। तो शीतोष्ण चक्रवात, अब एक चीज यहां पर मामला फंस जाएगा। ये शीतोष्ण चक्रवात जो और बुक में भी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि बुक में नहीं लिखा, बुक में भी लिखा है। अब एक बात बताओ भाई, हम लोग जब साइक्लोन पढ़ते हैं, चक्रवात पढ़ते हैं, तो समझ में नहीं आता। चक्रवात तो होते हैं दो, एक होता है शीतोष्ण को क्या कहते हैं, टेम्परेट, अंग्रेजी क्या होते हैं, टेम्परेट, साइक्लोन, ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन। अब आप देखो दो होते हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। टेम्परेट साइक्लोन तो ट्रॉपिकल आते हैं 8 डिग्री से 23.5 डिग्री। तो भारत में आने वाले चक्रवात कैसे होते हैं भाई? 8 डिग्री 23.5 डिग्री तो इंडिया है, तो इंडिया में साइक्लोन कौन से आएंगे? ट्रॉपिकल। तो फिर यहाँ क्यों लिखा गया है टेम्परेट साइक्लोन से वर्षा होती है? तो मामला बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। टेम्परेट साइक्लोन तो इंडिया में आता ही नहीं और किताबों में भी लिख दिया है, ठीक है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। टेम्परेट साइक्लोन का जो पाथ होता है वो 40 डिग्री से 60 या मैक्सिमम 65 मान सकते हैं, ठीक है। और इस बीच में तो भारत आता ही नहीं, ठीक है। तो शीतोष्ण चक्रवात की जगह पर अगर हम इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहें तो ज़्यादा सही है। तो फिर भारत में, उत्तर भारत में, ध्यान रखिएगा शीतकाल में मैं उत्तर भारत की बात कर रहा हूं, तो वर्षा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। और ये पश्चिमी विक्षोभ क्या शीतोष्ण चक्रवात है? हम तो नहीं मानते कि शीतोष्ण चक्रवात तो नहीं है, क्योंकि इंडिया में कैसे आएगा। तो पश्चिमी विक्षोभ, अभी जब हम मानसून की मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना शीतकाल में, जो लौटने के बाद जो शीतकालीन है वो जब पढ़ेंगे तो इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, तो ठीक है। तो वर्षा किसके द्वारा होती है? पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के द्वारा शीत ऋतु में। और ये वर्षा कहाँ होती है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुख्य तौर पर। मैदानी भागों में कहाँ होती है? तो शीत ऋतु में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के द्वारा वर्षा कहाँ होती है? उत्तर भारत के मैदानी भाग में। कौन? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर। और स्पेशली वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो स्पेशली वेस्टर्न यूपी की हम लोग बात करें, ठीक है। कुछ वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है ना। ये वर्षा कब होती है? ये अगर आप कभी महसूस करो फरवरी, है ना, जनवरी लास्ट, फरवरी या मार्च के स्टार्टिंग में, जनवरी लास्ट, फरवरी या मार्च के स्टार्टिंग में ये कुछ वर्षा होती है। और इस समय जानते हो यहाँ पर क्या होता है? रबी क्रॉप। कौन सी क्रॉप होती है? रबी की फसल इस समय
लगी होती है खेतों में। रबी की फसल में क्या आता है? वीट यानी गेहूं, ठीक है, जौ, कुछ दलहनी फसलों में आ रहा है। तो अब आप देख लीजिएगा हमारे उत्तर भारत में फरवरी जनवरी में कौन कौन सी फसलें होती हैं, आप कैलकुलेट देख लीजिएगा, उसको फील कर लीजिएगा। तो ये जो थोड़ा बहुत पानी बरसता है ये उत्तर भारत की रबी की फसलों के लिए बिल्कुल अमृत होता है, ठीक है, एक च्यवनप्राश होता है इसके लिए, इन फसलों के लिए। अब च्यवनप्राश की क्या क्वालिटी होती है ये आप जानते ही, ठीक है, तो बहुत उपयोगी होती है। इसके अलावा ये तो हो गई मैदानी भागों की वर्षा शीत ऋतु में। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा हिमाचल में तो बरसता है, हिमाचल में थोड़ा बहुत कश्मीर है ना, तो हिमाचल में भी बरसता है। तो हिमाचल मैदानी भारत में तो पड़ता नहीं है, ये तो पर्वतीय भारत में है। तो हिमाचल में आप जानते हो हिमाचल में कौन सा पर्वत फैला हुआ है? मध्य हिमालय, मध्य या क्या बोलते हैं लघु हिमालय, लघु हिमालय हिमाचल में। और आपको मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला किस पहाड़ी पर स्थित है, किस पर्वत पर स्थित है, किस श्रेणी पर स्थित है? तो आपको बताया था धौलाधर पर्वत श्रेणी। और धौलाधर पर्वत श्रेणी किसमें आती है? लघु हिमालय, यानी ये एक पर्वतीय क्षेत्र। तो हिमालय क्षेत्र में जब ये वर्षा होती है, मतलब हिमाचल में अर्थात मध्य हिमालय या लघु हिमालय क्षेत्र में, तो ये हिमपात के रूप में होती है। कैसी होती है? हिम, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मैंने क्या सिखाया? आपको हमने सिखाया कि शीतकाल में उत्तर भारत में जो वर्षा होती है वो मैदानी भागों में पानी के रूप में, और हिमाचल में यानी मध्य हिमालय या लघु हिमालय में किसके रूप में? हिमपात के रूप में होती है, ठीक है। इतनी बात आपने सीखी। उत्तर भारत में दो जगह शीत ऋतु में आपने देखा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के द्वारा पानी बरसता है। अब हम लोग एक चीज और यहां पर समझेंगे कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं ना, इधर से ऐसे बढ़ते हैं, इसीलिए इसको वेस्टर्न बोला जाता है, वेस्टर्न। तो इधर से जब इनकी एंट्री होगी यानी वेस्ट टू ईस्ट, इधर वेस्ट से ईस्ट, तो जब वेस्ट टू ईस्ट एंट्री होगी तो वर्षा इधर अधिक होगी, वर्षा यहां पर ज्यादा होगी और इधर की ओर जाएंगे तो वर्षा कम होगी। तो आप यहां पर देखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली पूछ दे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होने वाली वर्षा किधर अधिक होती है किधर कम होती है, तो पश्चिम में अधिक होती है, पूरब में कम होती है। यानी पश्चिम से पूरब में आने में ये क्या होती जाती है? कम हो जाती है। यानी पश्चिम से पूरब की ओर घटती है, ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए ये तो हो गई उत्तर भारत में वर्षा की बातें, ठीक है। अब हम लोग करते हैं थोड़ी दक्षिण भारत में। तो शीतकाल में हवाएं हमने आपको बताई किधर से किधर चलती हैं, इस तरह से सागर की, क्योंकि हाई प्रेशर इधर होता है और लो प्रेशर यहाँ जब आती है तो ये हेरल के लॉ को
लगाती हुई ये इधर मुड़ जाती है, लेफ्ट सॉरी राइट, उत्तरी गोलार्ध पर राइट मुड़ेंगे और राइट से मुड़कर ये ऐसे यहाँ पर घुस जाएंगे। तो बंगाल की खाड़ी से नमी लेंगी, बंगाल की खाड़ी से क्या लेंगे, नमी लेंगे और ये घुस जाएंगी भारत में। दिशा क्या होगी इसकी, नॉर्थ ईस्ट। तो उत्तर पूर्वी हवाएं ये यहाँ से चलती हैं अक्टूबर से नवंबर के बीच। कौन सा महीना, अक्टूबर और नवंबर के बीच में, अक्टूबर और नवंबर के बीच में ये यहाँ से गुजरती हैं, बंगाल की खाड़ी से नमी लेती हैं और ये आप देख रहे हैं तमिलनाडु में घुसेंगी, है ना, दक्षिणी आंध्र प्रदेश में घुसेंगी और दक्षिण पूर्वी केरला। तो कहाँ कहाँ पर, तमिलनाडु एक, दूसरा दक्षिण पश्चिम, सॉरी पश्चिम डायरेक्शन में पूरब होगा, ये केरला है, तो दक्षिण पूर्वी केरला और तीसरा दक्षिण पूर्वी आंध्र प्रदेश, यहां पर वर्षा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से वर्षा यहां पर होती है। ओके, तो ये हमारा कवर होता है शीत ऋतु। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर कवर किए हैं और मानसून का पूरा बेसिक हमने समझा और भारत में 4 ऋतुएं, ठीक है, ITCZ का कॉन्सेप्ट समझा, ट्रेड विंड ही क्या बनती हैं, मानसून विंड बन जाती है, ये सारी चीज़ें हमने समझी। अब हम लोग अगली ऋतु की तरफ बढ़ते हैं और वो होगी ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत मार्च से लेकर मध्य जून। मार्च से मध्य जून तक हम लोग बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु की। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, सूरज उत्तरी गोलार्ध में आना शुरू हो जाएगा। तो सूरज कहाँ पहुँचता है, उत्तरी गोलार्ध में पहुँचता है और शुरू होती है ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु भारत में अप्रैल मई जून में स्पष्ट रूप से होती है। ठीक है, कौन से महीने, अप्रैल मई और जून। यहाँ पर उत्तरी भारत में, मैं उत्तरी भारत बार बार यूज कर रहा हूँ क्योंकि दक्षिणी भारत की स्थितियाँ कुछ और होती हैं। तो स्पष्ट रूप से ग्रीष्म, स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर होती है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर की स्थिति क्या होगी नॉर्थ इंडिया में। तो नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा, सूरज चूंकि उत्तरी गोलार्ध में लंबवत आ चुका है। ग्रीष्म ऋतु तभी होती है जब सूरज, इसको क्या कहते हैं, समर सीजन में सूरज उत्तरी गोलार्ध में लंबवत आ चुका हो। ठीक है, तो इसमें यहाँ का टेम्परेचर हो जाता है, मतलब भारत के अधिकांश भागों में तापमान 30 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। कितना टेम्परेचर पाया जाता है, 30 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उत्तर भारत के अधिकांश भाग। 30 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और मई में अगर उत्तर पश्चिम भारत की बात करें, फिर से एक बार मैप देखो, उत्तर पश्चिम भारत की अगर बात करें, यह नॉर्थ वेस्ट इंडिया,
यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, थार का विलोम, थार, ये तो बहुत गर्म हो जाएगा, ये बहुत गर्म हो जाएगा। और यहाँ का तापमान लगभग 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। 48 डिग्री सेल्सियस बहुत होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना कि गर्मियों के मौसम में, शीत ऋतु में उत्तर भारत में टेम्परेचर की स्थिति क्या होगी, ठीक है। 48 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर टेम्परेचर पहुँच जाता है। लेकिन अगर हम यहीं पर दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ की ग्रीष्म ऋतु मृदु, ऐसे मृदु। तो दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु मृदु, मतलब बहुत गर्म यहाँ पर नहीं होता है, ओके। तो दक्षिण में तापमान 26 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। दक्षिण भारत में टेम्परेचर कितना रहता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर नहीं हो पाता है जितना कि उत्तर भारत में। तो 26 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर यहाँ पर रहता है। इतना तापमान रहता है, ठीक है। तो दक्षिण भारत का जो मानसून है वो कैसा है, यहाँ पर समकालीन प्रभाव, मानसून समकालीन है। आप मुझे देखिए चीज़ों को यहाँ पर समझा दें, ठीक है। अब हम लोग अगर वायु दाब और पवनों की बात करें, क्योंकि पवनों की दिशा क्या होगी, कैसे क्या होगा, तो ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो रही है मार्च में। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, कंफ्यूजन मत रखिएगा दिमाग में। ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो रही है मार्च में और मार्च से लेकर मध्य जून, और मध्य जून से शुरू होता है क्या, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु ये शुरू होता है मिड जून से, मिड जून। तो हमने आपको बताया कि भारत में वर्षा हर ऋतु में होती है, तो ग्रीष्म ऋतु में भी वर्षा होगी, ठीक है। आपने मार्च अप्रैल मई में वर्षा देखी होगी, मार्च अप्रैल मई में वर्षा होती है, आंधियाँ भी आती हैं, धूल भरी आंधियाँ आती हैं, और इस समय आम की फसल होती है और आंधियों में आम गिर जाते हैं, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर हमें अभी देखना है। तो आज क्लास को हम लोग यहाँ पर रोकते हैं और नेक्स्ट क्लास हम लोग यहीं से उठाएंगे, यहीं से कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।